नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार श्रीवास्तव जी। पहले मैं इनका परिचय करा दूं। जो है ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और इनका भी हाल ही में जो लोअर पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम घोषित हुआ है उसमें अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के पोस्ट पे चयन हुआ है। और एक सबसे और अच्छी बात यह है कि इन्होंने मार्क्स के अनुसार जो है उसमें लगभग टॉप किया। अभी उस तरह की लिस्ट नहीं जारी हुई है, लेकिन जो इनको मार्क्स प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो है कि स्पष्ट अनुमान है कि ये जो है ईओ की जो पोस्ट थी उसके ये टॉपर रहे हैं। तो आप सभी की तरफ से, डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से जो है मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो है हमारे स्टूडियो में ये आए हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे इनसे और समझेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या इनका जो है धीरे धीरे इन्होंने कई सारी परीक्षाएं अनुभव लिया है। तो सबसे पहले मेरा जो है यही प्रश्न है इनसे जो है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। प्रयागराज से हैं तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, परिवार में कौन कौन लोग हैं और जो है ये सफलता जो है वो आप कितना माने रखती है आपके लिए जो है। ये सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे बुलाने के लिए। और पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे ये है कि मेरे दादाजी वो रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं जी जी। और अभी वो लगभग इस टाइम पे वो 94 साल के आसपास की उम्र है और अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और पिताजी मेरे खेती का काम करते हैं। अच्छा। माताजी जो है अपना गृह कार्य। और मेरी एक बड़ी दीदी हैं वो मुख्य आरक्षी हैं इस समय पे। अच्छा। यहीं पे रायबरेली में ही। अच्छा। यूपी पुलिस में। जी जी। और उसके बाद मैं ही हूँ। और फिर दो छोटे भाई बहन हैं वो भी तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा। और बढ़िया तैयारी चल रही है उन लोगों की भी। तो मेरा ये है कि मैं फिर मतलब वर्तमान समय में मैं CPWD में लोक निर्माण विभाग में, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हूँ। कहाँ पर हैं आप? मैं दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में 2018 से ही कार्यरत हूँ। तो और इसमें चयन कैसे हुआ था आपका जो है? इसमें मेरा चयन हुआ था SSC के थ्रू। अच्छा अच्छा जी। तो 2018 से मैं वहाँ कार्यरत हूँ और उसके साथ साथ मैंने यूपी PCS की, RO की और लोअर PCS की, वीडियो की कई परीक्षाओं की मैंने तैयारी भी की और ठीक ठाक प्रदर्शन भी रहा। कई पेपर भी इस दौरान मेरे निकले। अच्छा अच्छा। और लोअर का तो सर ने बताया ही। तो आपकी जो है जो पढ़ाई की जो है पृष्ठभूमि है, मतलब जिसको हम अकादमिक जो है पृष्ठभूमि कह सकते हैं, मतलब आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और किस स्तर तक आपने शिक्षा प्राप्त की, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। तो हाँ, एकेडमिक का जहाँ तक रहा है तो मेरा इंटर तक तो गांव के ही कॉलेज से, इंटर कॉलेज से। इंटर की मैंने मैथ ग्रुप से इंटर मैंने किया। उसके बाद मैं जो है ग्रेजुएशन भी मेरा मैथ से ही रहा। मैथ और फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन से। जी जी। और उसके बाद से ही मैं तैयारी में लग गया। तो पहले मैं SSC की तैयारी करता था और उसके बाद से SSC में चयन होने के बाद मैं यूपी PCS और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में आया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। जो है तो आप जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं जी। और सबसे पहले आपने SSC की शुरुआत की, SSC से तैयारी की शुरुआत की जो है। और अधिकांश जो है जो प्रतियोगी छात्र होते हैं कभी ना कभी उनकी शुरुआत SSC से ही होती है, क्योंकि वो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। अब मैं आगे ये जानना चाहता हूँ जो है कि आप जो है डिकोड एग्ज़ाम के संपर्क में कैसे आए। आप हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट रहे हैं, नोट्स वगैरह आपने पढ़ा है हमसे जो है। सबसे पहले आपको डिकोड एग्ज़ाम कैसे जो है मिला, आप कैसे इससे जुड़े जो है? डिकोड एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो मैं जो है जब ये लोअर PCS का प्री जिस टाइम पे आया था तो सबसे पहले लोअर PCS के लिए मैं कुछ चीज़ें सर्च करता रहता था यूट्यूब पे। 2019 में आया था। हाँ, तो उस दौरान मुझे डिकोड एग्ज़ाम का जो है कुछ वीडियो सजेशन में आए तो उनको मैंने देखा और मैंने सिलेबस मैंने बहुत ध्यान से देखा था। तो सिलेबस में कई पॉइंट्स उसमें ऐसे भी थे जो कि हर जगह कवर नहीं हुए थे, छोटे छोटे पॉइंट्स थे। जैसे ये इक्विफर वाला था, अंतर्वैयक्तिक क्षमता था और पत्राचार था। तो ये सारी चीज़ें भी सर ने कवर की हुई थी एक 1-1.5 घंटे के वीडियो में। एक्चुअल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा बीच में बताना चाहता हूँ कि डिकोड एग्ज़ाम जो संस्था है इसकी शुरुआत ही लोअर PCS की तैयारी से हुई थी। 2019 में हम लोगों ने जब लॉन्च किया था तो हम लोग के सामने पहला टारगेट जो है लोअर PCS था। और लोअर PCS का A to Z सिलेबस हमने जो है यूट्यूब पर जो है पढ़ाया था, सभी के लिए अवेलेबल था। और अभी आपने देखा है कि मैंने जल्दी एक वीडियो में आपको दिखाया कि लोअर PCS में हमारे संस्थान से लगभग 12-14 सिलेक्शन हुए हैं।
और ये तो वो हैं जो हमारे फिजिकल कांटेक्ट में हैं, जो हमसे बातचीत होती रहती है। बाकी अपरोक्ष रूप से जो है, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल चैनल को फॉलो करके प्री भी निकाला, आगे मेंस भी निकाला और सफल हुए। तो जैसा ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स से, जैसे इक्विफर का नाम लिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस सर्वे हुआ करता था। जब इसको पढ़ाना था तो मुझे खुद भी बहुत रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि ऐसा सिलेबस जो है हमने कहीं नहीं देखा था। फिलहाल जितना भी प्रयास हो सका था हमने किया था। तो उसके बाद जो है आपने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की जो है प्री और मेंस के लिए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आपको कैसा अनुभव रहा जो है? टेस्ट सीरीज का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। टेस्ट सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता सर की ये है कि मतलब एक क्वेश्चन अगर होता है तो उसका पूरी व्याख्या लगभग कम से कम 2 से 2.5 पेज में एक क्वेश्चन की होती थी। कई बार पढ़ने में भी थोड़ा सा वो मतलब लगने लगता है कि विस्तार अधिक हो गया है, लेकिन इसका परीक्षा में बहुत काम आता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता तो उस व्याख्या में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इसलिए वो बहुत ही हेल्पफुल रही। हमारा यही प्रयास रहता था। जो शुरुआत में हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते थे उसमें यही था, क्योंकि उस समय हमारे पास वीडियोस या वीडियो कोर्स जैसे चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो हमारा प्रयास रहता था कि टेस्ट सीरीज को ही बिल्कुल नोट्स की शक्ल में जो है पेश किया जाए। एक टॉपिक से मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाया गया, उसकी व्याख्या में उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब हम लोग दे देते थे। तो केवल टेस्ट सीरीज से ही पढ़ के जो है उस समय बहुत सारे सिलेक्शन जो है लोगों के जो हुए हैं। तो लोअर पीसीएस से पहले जो है आपने एसएससी में सफलता पाई, उसके बाद जो है वीडियो और उसके बाद एनटीपीसी में भी जो है आप सफल रहे। जो है आपके परसेंटाइल 101% था, जैसे आपने बताया था। तो अब जो है देखिए, अभी तक तो जो है सफलता की बात रही। आपके साथ जो है जो आपके भाई बहन बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे निश्चित रूप से कि जब आप पढ़ते हैं किसी परीक्षा के लिए तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती, क्या रणनीति अपना के आपने पढ़ा जो है कि आप लगातार हर परीक्षा में जो है सफल होते गए? तो रणनीति का तो यही है कि सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें कोई भी आदमी जब प्रतियोगिता के क्षेत्र में आएगा तो वो तो सबसे पहले करनी ही पड़ती है। उसके बाद अगर कोई विशेष परीक्षा पास करनी है तो सबसे पहले उसका सिलेबस बहुत बारीकी से 2-3 बार ध्यान से कम देखना ही देखना चाहिए। और फिर जब सिलेबस आपने देख लिया तो उसके हिसाब से एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट हो, और उस हिसाब से अपना तैयारी करनी चाहिए। और उसी हिसाब से मैंने भी की, क्योंकि मैं तो नौकरी में भी रहा हूँ। लोअर पीसीएस की तो मतलब तैयारी पूरी मेरी नौकरी के दौरान हुई, क्योंकि 2018 के अक्टूबर में मैंने सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन किया था जी। और ये 2019 के जनवरी में इसका फॉर्म निकला। तो प्रीलिम्स इसके 2019 के सितंबर में हुए थे और मेंस 2021 के अक्टूबर में। तो मतलब इसका पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों नौकरी के साथ ही हुआ। तो मतलब अपेक्षाकृत मतलब थोड़ा सा तो कम टाइम मिला ही, क्योंकि नौकरी में होने के कारण। तो इसलिए थोड़ा इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ी कि कम पढ़ के कैसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो जॉब के साथ पढ़ाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो है छात्र हैं जुड़े हुए जो जॉब कर रहे हैं और हमसे जुड़ के पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आप 10 से 5 की नौकरी करते रहे होंगे जी। तो 10 से 5 की नौकरी के साथ आप कितना समय देते थे पढ़ाई में जो है, वैसे और तो कैसे मतलब समय मैनेज करते थे जो? वैसे तो सामान्यतया तो 5 से 6 घंटे मान लीजिए रेगुलर बेसिस पे, और एग्जाम टाइम में छुट्टी लेके या कैसे भी उसको 8 घंटे 9 घंटे तक किया जाता था। तो इसी तरह से किया है। और जब आप जो है पढ़ाई की बात करते हैं तो इसमें जैसे सिलेबस में एक एक चीज़ से हम जुड़ते हैं, जैसे बेसिक्स की तैयारी की बात की आपने, तो सामान्य अध्ययन के लिए मूल रूप से आप कौन सी किताबें जो है पढ़ रहे हैं या पढ़ते थे जो है? सामान्य अध्ययन के लिए क्योंकि सबसे पहले मैं एसएससी की तैयारी शुरू किया था तो उसमें उतना बड़ा रोल नहीं होता, तो सबसे पहले तो मैंने लूसेंट ही 2-3 बार अच्छे से की थी। लेकिन उसके बाद जब अब यूपीपीएससी और इन सब चीज़ों के लिए आया तो इसके लिए फिर एनसीईआरटी और अन्य मानक पुस्तकें और कई जगह से यूट्यूब लेक्चर्स और जो भी जहाँ से भी बेहतर मैटर मिल जाता है उसको उस हिसाब से पढ़ लेते हैं। तो आप नोट्स भी बनाते थे अपने जो है? जी सर,
नोट्स भी हमने तो बनाए नोट्स हुए हैं। बनाने का क्या आपका तरीका रहता था? सर नोट्स मेरे बनाने का तरीका ऐसा है कि वो नोट्स केवल मेरे ही काम आ सकती है, क्योंकि मैं नोट्स पढ़ता हूँ और जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आता उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में नोट्स में बना लेता हूँ। नहीं, यही नोट्स अपने लिए ही हाँ, बनाया जी, जाता है, जी। नोट्स दूसरे के लिए नहीं हाँ। बनाया जाता है, क्योंकि अगर नोट्स दूसरे के लिए लिखा जाएगा तो वो नोट्स ना होके जो है पूरी हाँ, किताब बन किताब जाएगी, बन जाएगी। और उसमें समय भी बहुत जाएगा और उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। नोट्स केवल रिवीजन के लिए जी सर। इतना लिखना चाहिए, जो भूलने वाले पॉइंट हो वो आपको उसमें आपके पास हो सकें और एग्जाम टाइम में आप तेजी से रिवीजन कर सकें, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। जी सर। साइंस आप बैकग्राउंड के रहे हैं, तो हिंदी वगैरह में कैसा आपका प्रदर्शन रहा? हिंदी की तैयारी आपने कैसे, क्योंकि लोअर पीसीएस में तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हिंदी की तैयारी सर, एक तो डिकोड एग्जाम का ही वीडियो था, लगभग 6 से 7 घंटे का वीडियो था आरओ का, उसको मैंने देखा तो मेरे जो है 25 प्रश्न हिंदी के आए थे, जिसमें से एक प्रश्न गलती हुआ था मेरा, वो भी मतलब सिली मिस्टेक ही कही जाएगी, आसान सा क्वेश्चन था, गलत हो गया था। बाकी उसके बाद मैंने आरओ का जो है प्रीलिम्स भी निकाला और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव वाले में, हालांकि अंत मतलब फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ, लेकिन हिंदी में मेरे 60 में 58 सही थे। तो हिंदी में मेरा प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, और मतलब साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद हिंदी में मेरा बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अगर हिंदी में बुक्स की बात की जाए तो आपने किन बुक्स का अध्ययन किया है अभी तक जो है तैयारी के लिए? हिंदी में मैंने बस 3 चीज किया है। एक तो मैंने आदित्य प्रकाशन की बुक पढ़ी है, दूसरा डिकोड एग्जाम की ई बुक पढ़ी है, और तीसरा आपका वो जो 7 या 6 घंटे का वीडियो था उसको 2-3 बार देखा है। उसी में से जो मुझको नहीं आता था या कुछ ऐसा लगता था उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। अच्छा। बस वैसे ही किया है हिंदी के लिए। और साइंस के आप थे ही, तो साइंस आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोअर पीसीएस में साइंस का एक बड़ा रोल रहा है, और खासकर बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में मैंने बहुत सारे लेक्चर भी उस समय बनाए थे, खासकर विटामिन, मानव पोषण, आहार, हाँ। और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गए थे सारे। हाँ, कैलोरी वगैरह भी था, तो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन भी आ गए थे। तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आप एक नौकरी कर रहे थे, एक और अच्छी नौकरी, मतलब थोड़ा सा पहले तो ये अधिशासी अधिकारी जो पद है, ये क्या पद है, थोड़ा सा बताएं हम लोग को जो है। अधिशासी अधिकारी का मतलब ये है कि जो है नगर, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है, इसके पंचायती राज व्यवस्था, इसके थ्रू जो है अर्बनाइजेशन का कुछ मतलब जो भी काम किया जा रहा है, कस्बों को उनको जो है डेवलप करने के लिए, फिर उन्हीं को बाद में उन्हीं का बड़ा रूप स्मार्ट सिटी के रूप में देखने में मिलता है। तो इस स्तर पे जो है अधिशासी अधिकारी का काम ये है कि नगर पंचायतों में वहाँ के प्रशासक और जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चेयरमैन होते हैं, उनके साथ मिल करके उस संबंधित पंचायत के विकास में जो है अपना भागीदारी सुनिश्चित कुल मिला के ये पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ जो है आपकी पोस्ट है जो है। जी सर। तो आपको सीधे जनसेवा का अवसर भी इसमें मिलेगा जो है। तो इसमें किसी भी जिले में पोस्टिंग हो सकती है? हाँ जी सर, किसी भी जिले में नगर पंचायतों में ही अच्छा पोस्टिंग मिलेगी। आपके बारे में एक और विशेषता रही है कि आप साहित्य लेखन से भी जुड़े हैं, साहित्य में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो थोड़ा सा अपना साहित्यिक क्या आप सफ़र है, साहित्य में क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसके बारे में बताएं। ये तो सर एक तरह से हॉबी भी कह सकते हैं। तो मैं लिखने से मतलब जुड़ा रहा हूँ, मतलब ग्रेजुएशन के दौरान से ही जुड़ा रहा हूँ, छोटा मोटा लिखते थे। और चूंकि तैयारी और नौकरी के कारण उतना समय नहीं मिला तो कभी वो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में 1-2 छोटे मोटे प्रकाशनों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वही लघु कविताएं और वैसी बड़ी कविताएं भी, और भी ये सब चीज़ें, या जो भी वो कंटेंट कभी कभी बोलते हैं तो उस हिसाब से लिखते हैं। अच्छा, कोई आपकी पसंदीदा कविता जो आपने लिखी हो और आप अगर सुनाना चाहें तो 2-4 लाइन यहाँ पर अगर बोल सकें तो ज़रूर बोलें। तो सर एक छोटा सा बोलना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, छोटी सी कविता, क्योंकि आप देखना चाहें तो देख भी लीजिए। जी सर, देखना तो पड़ेगा। कोई उसमें ऐसा नहीं है जिससे, क्योंकि ये भी आपकी एक अच्छी प्रतिभा है और रचनात्मक दिमाग होता है तो बाकी पढ़ने में भी उसका असर होता है। जी जी सर, ये अभी जो है मैंने मतलब
ये एक कविता है मेरी, अभी हाल ही में लिखी है, नए सफ़र की तैयारी है। अच्छा। तो होता क्या है कि आदमी जब भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव के पड़ाव में एक पड़ाव पार कर लेता है तो फिर दूसरे पड़ाव की तैयारी में जुट जाता है। अपनी असफलताओं से भी कुछ सीखता है, सफलताओं से भी सीखता है, जी, जी। और आगे के लिए कोशिश करता है। तो यही छोटी सी कविता है। तो ये कुछ ऐसे है कि कुछ आशाएं कुम्हलाई हैं, कुछ उम्मीदें लहराई हैं, नित्य निपात झेलते आई, विभा तमस में बल खाई हैं। पथ फिर जगमग हो जाएगा, नया सवेरा फिर आएगा, कुसुम भरी पर्यंक खोजने कंटक दल से अब यारी है, संचित सब यादें प्यारी हैं, नए सफ़र की तैयारी है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी थोड़ा सा और है। जी जी। प्रारब्धों को जीते आए, नव विहान टकटकी लगाए, कुछ अपूर्ण सपने हैं जीवन, पूर्ण हुए सब हुए पर आए। चार कहार एक डोली को थोड़ा थोड़ा रोज सजाएं, नियति तक यात्रा जारी है, नए सफ़र की तैयारी। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। हमको भी इसको भेज दीजिएगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हिंदी को बहुत पसंद करता हूँ। आपने विशुद्ध हिंदी, साहित्यिक हिंदी का इसमें प्रयोग किया है, एक से एक अच्छे शब्द, निपात और बाकी का प्रयोग किया है। तो अभी खैर उस चर्चा में नहीं जाएंगे, नहीं लोग समझेंगे कि क्लास शुरू हो गई यहाँ पर जो है। लेकिन ये बहुत अच्छी प्रतिभा है आपको, और आप नौकरी में हैं वो सब ठीक है, लेकिन इसको आप जारी रखिएगा, बस थोड़ा, क्योंकि आपका जो कवि हृदय है इसको जो है जरूर आगे जीवित रखिएगा। बाकी जीवन में नौकरी करना है और सब तो बहुत कुछ लगा ही रहता है। तो अब आप जो है क्या इस नौकरी पे आके संतुष्ट हो गए हैं या आगे भी कुछ देख रहे हैं? सर, संतुष्टि तो है, खुशी भी है, लेकिन आगे के लिए भी यूपीपीसीएस और अन्य आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी जारी है। अच्छा अच्छा। इसके लिए आप लोगों का मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे, आप और हमारे साथ हैं तो मार्गदर्शन हमेशा रहेगा आपके साथ जो है। तो उसकी तैयारी अभी कर रहे हैं। अभी फिलहाल 2023 के यूपीपीसीएस पे फोकस है फिलहाल। अच्छा, थोड़ा सा एक और हटके सवाल है जो मतलब बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि क्या मल्टी डायमेंशनल तैयारी पॉसिबल है? जैसे कि कोई ये सोचता है कि मैं पीसीएस की भी तैयारी कर लूँ, फिर बीच में लोअर पीसीएस आता है, फिर वीडियो आ गया, पता चला, फिर कोई और जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम आ गया। तो क्या हमको एक दिशीय तैयारी करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, या हमको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए? क्या आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? सर, मेरा इस मामले में ये नज़रिया है कि वर्तमान समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं की जटिलता को और इसकी कठिनाई के स्तर को देखते हुए, और इसमें जो मतलब एक तरह से मतलब एक अप्रत्याशित है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल तैयारी करना थोड़ा सा बेहतर रहता है, क्योंकि होता यह है कि आप जो है एक तैयारी करते हैं और मान लीजिए बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी कारणवश उसमें सफलता न मिली, तो अगर आप मल्टी डायमेंशनल तैयारी करते हैं तो आपके अंदर प्रतिभा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो है उस प्रतिभा का फल मिल जाता है कहीं ना कहीं पे। तो थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल रहना चाहिए, और अगर किसी एक विशेष परीक्षा का टारगेट है तो उसके लिए व्यापक रूप से अधिक समय देना आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य परीक्षाएं जिससे हमको सपोर्ट मिल सके, ताकि एक अच्छी सर्वेश जी की बात को मैं थोड़ा सा और समराइज करके अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। इनका कुल मिला के कहना यही है कि एक दिशा में जो परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीएससी है, तो उसके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका पैटर्न लगभग सिमिलर होता है। रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, मैथ आएगी, साइंस और जीके, वो सब तो आता ही है। तो अगर उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं तो आप एक साथ कई तैयारी कर सकते हैं। फिर अगर आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि आरओ है, पीसीएस है या यूपीएससी है, तो इसकी एक अपनी अलग धारा है, क्योंकि इसमें तैयारी का अपना एक अलग तरीका है। और थोड़ा सा जो है अपने फ्यूचर सिक्योरिटी है, जिसको हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं, अगर इसको हम लोग सोच के चलते हैं, क्योंकि सभी के पास इतने अवसर आज की डेट में उपलब्ध नहीं हैं कि आपको 5 साल का समय मिल गया घर से कि आप 5 साल पढ़िए, तैयारी करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको लगातार जो है आपकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें तो बिना किसी तनाव के तैयारी की जा सकती है, लेकिन अगर दबाव है तो निश्चित रूप से आपको एक साथ जो है 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं, 2-3 परीक्षाओं। लेकिन ये ज़रूर है कि सिलेबस भी देखिए कि सिलेबस एक दिशा का हो, ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी के साथ जो है वीडियो और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगे, तो वो थोड़ा सा जो है वो मैच कभी संभव नहीं हो पाएगा जो है।
तो यूपी पीएससी में जो है आप पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं अब जो है, जी सर। तो सामान्य अध्ययन तो आपने काफ़ी तैयार कर ही लिया होगा। आपका जो है, अगर आपको आपका वैकल्पिक विषय चुनना हो तो जो अभी तो खैर उस पर विवाद भी चल रहा है कि वैकल्पिक विषय रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आप कौन सा विषय लेंगे? क्योंकि आप साइंस साइड से हैं, तो फिर भी क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा? वैकल्पिक विषय सर मैं तैयार कर चुका हूँ जी। हिंदी साहित्य तैयार किया है अच्छा मैंने। अच्छा, बहुत सही। और हालांकि अभी इस पे विवाद है, तो यूपी पीसीएस में देखा जाएगा, बाकी यूपीएससी में तो काम देगा ही, लेकिन यूपी पीसीएस में तो फिलहाल हटने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो हिंदी साहित्य, क्योंकि आप हिंदी में वैसे भी आप इंटरेस्ट है, तो हिंदी साहित्य जो है निश्चित रूप से जो है आपके लिए बहुत सुटेबल विषय भी है, क्योंकि कोई विषय अगर हमारे मन से जुड़ा हुआ हो तो उसमें हमको सहजता ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और प्रश्न उठता है, जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, कस्बों से आते हैं, कोई दिल्ली की तरफ भाग रहा है, कोई लखनऊ की तरफ भाग रहा है, कोई प्रयागराज की तरफ भाग रहा है। आप तो खैर उस धरती से आए हैं जो है जिसको प्रतियोगिता की नगरी कहा जाता है, प्रयागराज जो है। क्या कोचिंग करना जो है आवश्यक है जो है, या अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो वो भी कर सकता है, या गाइडेंस लेके ही तैयारी करना ज़्यादा उचित रहता है? वैसे तो सब कुछ किया जा सकता है, सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है, लेकिन कोचिंग का मतलब ही यही है कि असिस्टेंट मिल जाती है और आपको कई चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, कई डाउट्स या कुछ भी जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो कोचिंग से जो आदमी जुड़ा हुआ है तो टीचर्स के माध्यम से चीज़ें हो जाती हैं। और आज फिजिकल फॉर्म में कोचिंग करना उतना ज़रूरी आज के युग में नहीं है, क्योंकि आज तो ऑनलाइन भी चीज़ें अवेलेबल हैं लगभग हर जगह पे। तो जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते हैं वो अपने घर में गांव में रह के ही अपना ई नोट्स, ई बुक और वीडियो क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सर्वेश जी, अब आप तैयारी कर रहे थे, आपका भी 2016 से सफ़र शुरू हुआ है। जी सर। 14 मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी तुरंत शुरू कर दी? 2014 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा अच्छा, हुआ, उसके बाद से मैंने तो जीवन में बहुत सी ऐसी परीक्षाएं दी होंगी जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, प्री भी नहीं निकला होगा। जी सर। तो उसके बाद जो निराशा आती है उसको कैसे आपने हैंडल किया? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक निरंतर क्रम है, हम पास होते हैं, हम फेल होते हैं, असफल होते हैं, सफल होते हैं, लेकिन आपने अपना मनोबल कैसे बनाए रखा है जो है इसमें जो है? जी सर, देखिए इसमें होता ये है कि आप जब भी तैयारी की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में ही आप इतना परफेक्ट नहीं रहेंगे कि आपकी परीक्षाएं निकलेंगी, तो उस दौरान आप असफलता भी मिलेगी ही, ये स्वाभाविक ही है। तो उसमें आपको अपना मतलब सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ पे गलती की और कहाँ पे बेहतर कर सकता था, और आगे अन्य भी जो है जो चीज़ें हैं उसको ऐड करते हुए और जो कमियां हैं उसको हटाते हुए धीरे धीरे कोशिश करते रहें, तो फिर वो निराशा का दौर भी जो है पार हो जाता है और फिर सफलताएं भी मिलने लगती हैं। इस बारे में मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। हाँ, अटल जी की लाइनें हैं जी जी, कि निराशा के बाद जो है जो सफलता मिलती है उसी पे है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा बस यही संदेश है आप लोग के लिए भी इनके माध्यम से कि आप परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो डिवोशन से तैयारी करिए, और जो सफलता और असफलता जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी, कभी प्री निकलेगा, कभी मेंस नहीं निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा तो इंटरव्यू नहीं निकलेगा, या उसमें वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे लोअर पीसीएस की ही कहानी है, 2019 की जनवरी में आया था और 2022 के लास्ट में जो है इसका फाइनल रिजल्ट आया है। तो सोचिए 3 साल का धैर्य इसमें चाहिए जो है, जो भी इसमें एस्पायरेंट रहे हैं, और उन्होंने धैर्यपूर्वक जो है इसको किया है। तो निराशा से कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा असफल होइए तो अपना विश्लेषण कीजिए, थोड़ा सा ठहरिए, लेकिन फिर चल पड़िए, और विश्वास मानिए कि अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास बना के रखेंगे तो कोई भी लक्ष्य, ये केवल परीक्षाओं के लिए नहीं है, पूरे जीवन में ये लागू होता है कि जीवन का भी कोई कार्य, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप भेद ना सकें। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। तो सर्वेश जी, आपको आपके आगामी जीवन भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि आप एक बार फिर हमारे साथ आएँ
पीसीएस बन के आएँ और उसके हम फिर बातचीत करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और डिकोड एग्ज़ाम के जितने भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।